All right, guys, let's begin with 103 today. We are going to check out section 103, which provides for quorum. Now, as we always do, first of all, let's just take a macro view of what the section is about. First of all, what we will do is I will briefly tell you what is there in this section and all the subsections of this section. Eventually, we will move to the Bare Act and we will see the provisions from the Bare Act. And afterwards, we will do a little analysis on what is possible, what is not possible, uh, what does SS2 provide अबाउट द कोरम. सो हम लोग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में भी क्या क्या प्रावधान दिए वो भी देखेंगे और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है. वी विल गेट इनटू द फाइन, थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करते हैं उसके बाद. बट सबसे पहले लेट्स टेक अ मैक्रो व्यू ऑफ थिंग्स. तो सबसे पहले तो क्लास ये सेक्शन में है 3 सबसेक्शंस और एक एक सबसेक्शन का क्या इंटेंशन है वो क्लियरली पकड़ लेते हैं और इवेंचुअली हम लोग जैसे हर बार करते हैं वो हम लोग शुरू कर देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी क्विकली. सेक्शन 103 प्रोवाइड्स फॉर कोरम. फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. जैसे मैं भी जब CS कर रहा था तो फ्रैंकली स्पीकिंग यार मेरा भी लॉ बैकग्राउंड नहीं था. 11-12 मैंने साइंस किया था. फिर मेरा BBA का मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड था. फिर मैंने 1 साल इन्फोसिस में जॉब की, फिर मैं CS में आया. तो for the first time when I heard about the word quorum or this expression quorum, for the very frankly मुझे quorum नहीं समझता था क्या है, पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था क्या है quorum. And the faculty who used to teach us was legendary. He was like 70-year-old legend in the profession. So for him, coming down and telling us that quorum का मतलब ये होता है कि minimum कितने members present होंगे तो meeting होगी, हम वो expect भी नहीं करते थे और वैसे भी वो उनका वर्ड तो अथॉरिटी थी हमारे लिए. बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बच्चों को कोरम का मीनिंग नहीं मालूम होता होगा, तो पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि कोरम का मतलब मिनिमम कितने, कम से कम कितने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे तो ही हम लोग मीटिंग ले पाएंगे, तो ही हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्ट कर पाएंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन कोरम इज अबाउट. तो कम से कम कितने मेंबर्स मीटिंग में होना कंपलसरी है ताकि हम लोग सही तरीके से मीटिंग रख पाए, मीटिंग ले पाए. That is what the expression quorum is about. Now, let's get into the subsections. Now, what does subsection 1 provides? So, section 103, subsection 1 की अगर हम बात करें, section 103, subsection 1 fundamentally provides कि quorum कितना होना चाहिए. So, it provides for minimum quorum. It separately provides कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए फॉर द कंपनी टू ट्रांजैक्ट एनी मैटर इन अ जनरल मीटिंग. मेंबर्स की मीटिंग में कोई मैटर ट्रांजैक्ट करना होगा तो कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए. दैट इज व्हाट इज देयर इन द सबसेक्शन 1. वी विल नेचुरली सी इन डिटेल. फर्दर 103 subsection 2, what does it talk about? 103 subsection 2 specifically provides 103 subsection 2 what will be the consequence, what if the quorum is not there. If the quorum is not present तो उसके क्या consequences हो सकते हैं. One second. सो अगर कोरम नहीं होता तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली अगर ये बता दूं तो सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा. तो सबसेक्शन 2 फंडामेंटली बोलता है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मेंबर्स नहीं आए मीटिंग में, तो ऐसे केस में 2 पॉसिबिलिटी की बात होती है. या तो मीटिंग हो जाएगी जी एडजर्न, या तो जी हो जाएगी वो कैंसिल. एक स्पेशल केस में वो कैंसिल होती है. या तो फिर हम वही मीटिंग को एडजर्न करेंगे, मतलब ये मीटिंग इस दिन में जो ट्रांजैक्शंस होने थे वो नहीं होंगे और फिर किसी आगे की तारीख पे मीटिंग, यही मीटिंग ली जाएगी. सबसेक्शन 2 मोटा मोटा ये बात करता है. अब अंदर जाएंगे तो अपन ऑफ कोर्स देखेंगे ना डिटेल में. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है.
सबसेक्शन 3 इट प्रोवाइड्स कि भाई अगर पहली बार तो हमने मीटिंग बुलाई, अगर उसमें कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। अब आज फॉर एग्जांपल आज अगर मीटिंग बुलाई थी और मेंबर्स नहीं आए, कोरम नहीं बना, तो नेक्स्ट हफ्ते होगी फिर मीटिंग, यही मीटिंग अगले हफ्ते होगी, एडजर्न्ड मीटिंग कहलाती है। तो जो मीटिंग एडजर्न हो जाती है, फॉर एग्जांपल आज हमने मीटिंग बुलाई, आज मिनिमम मेंबर्स जितने चाहिए थे उतने नहीं आए, कोरम नहीं बना, तो ये मीटिंग होगी अगले हफ्ते। अगले हफ्ते हमने जो मीटिंग बुलाई उसे कहा जाता है एडजर्न्ड मीटिंग। तो एडजर्न्ड मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं बना तो ये एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं बना तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एडजर्न मीटिंग के बारे में प्रावधान सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है। सो मोटा मोटा what you guys should understand, what you guys should know and understand about subsection 1 2 3 is number 1 section 103 subsection 1 minimum quorum कितना चाहिए होगा। section 103 subsection 2 अगर quorum नहीं हुआ तो क्या consequences होंगे, क्या क्या possibilities है, ऐसे केस में क्या होगा। subsection 3 अगर हमने मीटिंग बुलाई थी, उसमें अगर कोरम नहीं आया, वो मीटिंग एडजर्न हुई, फिर हमने एडजर्न मीटिंग बुलाई, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा। That is what section 103 is about. Okay, so this is a sort of macro view of the section. Now let's get down to business, let's get into details. Now we will get into the fine prints of section 103 subsection 1. This section is very important. There is a possibility that you might get a case on this section, so let's get into detail. आ जाओ। Okay then, let's get started. हम लोग अब शुरू कर रहे हैं सेक्शन 103 सबसेक्शन 1। तो भाई लोग फोकस, जस्ट अ मिनट प्लीज। या नाउ सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 पे हमारा फोकस होगा और थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग करेंगे सबसेक्शन 1 की। और आई वुड लाइक यू टू प्लीज 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 फोकस ऑन दिस सेक्शन, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। So this is what is there in the BEAR Act. Now I am bringing you to the BEAR Act and I would like you to please focus on this. As I've always told you, please do not be in the rush to finish off this section. Do it with utmost care because that is where your skill will be of great use. Now section 103 की बात करते हैं। section 103 subsection 1 में क्या लिखा हुआ है देखो। subsection 1 unless the articles of company provide for a larger number, in case of public company quorum कितना होगा, ए में लिखा हुआ है, फिर सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में कितना quorum होगा। सो लेट अस रीड इट वंस। आ जाओ एक बार इसको रीड करते हैं अच्छे से। लेट्स स्पेंड सम टाइम रीडिंग दिस प्रोविजन एंड मास्टरिंग दिस प्रोविजन। ओके, so section 103 subsection 1, unless the articles provide for the larger number in case of the public company, 5 members, sorry what is happening with the pencil today, yeah, in case of the public company 5 members personally present if the number of members as on date is not more than 1000. 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000 but up to 5000. 30 members personally present if the numbers as on the date of meeting exceeds 5000. It shall be the quorum. Let me do one exercise which will help you, which will be of great help to you guys. If you guys are very careful and listening to me very carefully, you will understand what I am trying to tell you. Unless the articles of the company provide for the larger number, in case of the public company, 5 members personally present. Highlighting, it's the second time I am highlighting something. You need to focus here. You cannot take this particular subsection, you cannot take these ये लैंग्वेज को आप इस टेक्स्ट को आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। यू विल हैव टू delve deeper
थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा. 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000. अगर up to 1000 members हैं, ऐसे केस में पब्लिक कंपनीज में कोरम कितना होगा? 5 members personally present. आई रिपीट, 5 members personally present. तो जो भी हमारे कंपनी के मेंबर्स है, अगर 5 लोग पर्सनली आ जाते हैं, मीटिंग में प्रेजेंट हो जाते हैं, इन दैट केस व्हाट शैल हैपन? अप टू 1000 मेंबर्स जिस कंपनी में होंगे, वहां कम से कम कितना कोरम चाहिए होगा पब्लिक कंपनी में? 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. फर्दर अगेन 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000. that only means किसी कंपनी में अगर 1001 से लेकर 5000 मेंबर्स होंगे, ऐसे केस में व्हाट शैल बी द कोरम? 15 members personally present. further 30 members personally present if the number of members as on the date of meeting exceeds 5000. तो अगर 5000 से ज्यादा हैं, 5001 या उसके ऊपर अगर मेंबर्स हैं, in that case the quorum shall be how much? 30 members personally present. This is what happens in the case of public companies. In case of private companies, 2 members personally present shall be the quorum. So in the case of private companies, irrespective of the number of members in the company, the quorum shall always be 2 members personally present. Okay, so this is what is there in section 103. Now naturally, with the help of the table we can certainly understand a little more, and I would like you to please focus on this. Please do not take this on the face value, because ये चीजें important हो जाती है. यहां पे भी पर्सनली प्रेजेंट ही है, मैं वही ढूंढ रहा था कहां चला गया वो. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, अगर अप टू 1000 मेंबर्स हैं, हाउ मच शैल बी द कोरम? 5 members personally present. फर्दर 15 members पर्सनली प्रेजेंट अगर मेंबर्स 1001 से लेकर 5000 तक हैं. तो यहां क्या होता है, बच्चे कभी कभी छोटी सी गलती करते हैं, वो 1000 से लेके 5000 लिख देते हैं, विच इज नॉट राइट. So 1001 to 5000 अगर होंगे तो ऐसे केस में 15 members personally present shall be the quorum. Okay. And 30 members personally present अगर quorum, अगर members 5000 से ज्यादा हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, ये फैक्चुअल बात है. पहले हमारा फोकस जो है वो फैक्ट्स पे है. लॉ, ऑफ कोर्स हम लॉ के ही फैक्ट्स निकाल रहे हैं, बट यहां पे ना अभी तक हमने एनालिसिस नहीं किया किसी चीज का. At the moment, we are just reading the BEAR Act, the provisions of the BEAR Act. We have still not got into the analysis of it, so we will be getting into the analysis of it. At this moment, I am more bothered कि exact provision हम लोग को पता चल जाए, इसके बाद we will move forward. Okay. So let's draw a table here. थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हमारे रेफरेंस के लिए बना दें. So यहाँ पर अगर किसी ने बहुत ध्यान से नोट किया तो क्या लिखा होता है सबसे पहले? Unless the articles of association provide for larger number. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप चाहो तो कंपनीज एक्ट में जितना कोरम का नंबर दिया हुआ है उससे बढ़ा सकते हो. अगर आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं बोला है तो कोरम कितना रहेगा? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. The quorum for the public companies shall be how much? अगर कंपनी में मेंबर्स हैं अप टू 1000. सेकेंड केस में क्या था? मेंबर्स हैं 1001 से लेके 5000, और दूसरे केस में क्या था? 5001 एंड अबव. What shall be the quorum? Come on, बोलो. अरे बोलो, मैं सुन रहा हूं, बोलो. 5 members, 15 members and 30 members. What is the highlight here? Guys, come on. Personally present. ठीक है.
तो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो जाते हैं जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना, इन दैट केस हम ऐसा मान लेंगे कि कोरम अप्रोप्रिएट है, वरना हम नहीं मान पाएंगे, मतलब हम लोग अदरवाइज हम लोग उसको ट्रीट नहीं करेंगे. सो just for the clarity, what I am doing is I am just noting it for you so that we are all on the same page here. टेबल सिर्फ हमने हमारे कंफर्ट लेवल के लिए बनाई है और कोई इसका स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है. सो पब्लिक कंपनी जो होगी, आई होप यू रिमेंबर नाउ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 pursuant to section 271. What is a public company? Any company which is not a private company and which has got a minimum paid up share capital as may be prescribed is considered to be a public company. Eventually then there are certain clauses that okay, if any particular company is a subsidiary of a company not being, I hope you remember the section, है ना. तो भाई खास बात तो ये थी कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच करके पढ़ी हुई है. तो पब्लिक कंपनी के लिए कोरम क्या होगा ये आपके सामने यहाँ मेंशन है. व्हाट आई विल डू इज, यहाँ हम लोग प्राइवेट कंपनी के भी प्रावधान लिख देते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आपका टेंशन यहाँ डिमांड करेगी और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, एंड इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. सो quorum for the public company shall be this much, and let's talk about the quorum of the private company as well. Just a moment please. जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे हमको लगता था इजी है, इतना क्या पढ़ रहे हैं भाई. अभी भी थोड़े दिन पहले भी एक नई डिस्कवरी हुई है इसमें, तो हम भी सीख रहे हैं यार. हमें भी 8-10 साल हो गए इंडस्ट्री में, हम अभी भी सीख रहे हैं, तो आपको तो शर्म आनी ही नहीं चाहिए. इन लॉ अगेन एज दे से, द मोर यू नो व्हाट यू डोंट नो. Every time you will read the provision with fresh mindset, you will understand a little more about it. So never a harm in reading a little more. So प्राइवेट कंपनी के लिए देख रहे हैं हम लोग. So for the private company, what shall be the quorum? मेंबर्स कितने भी हों, अगर हम लोग कोरम की बात करें, सो इट्स 2 members, एंड अगेन द डिस्क्लेमर इज सेम. कितने भी हों, 0 to 200 लिख देता हूँ जिनको क्लैरिटी चाहिए. अब 2 to 200 लिखूंगा तो फिर बोलेंगे. सो आई विल ट्राई टू, तो अप टू 200 members रहेंगे. इन दैट केस द quorum shall be 2 members personally present. Now law has only provided for this much. इसके अलावा जी और कुछ तो बताया नहीं गया है. ठीक है. So let's just focus on the provisions. Now number 1, this expression personally present becomes a little more important because बाद में जब हम लोग प्रॉक्सी के प्रावधान पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे ना कि मेंबर अपने बदले किसी प्रॉक्सी को भी भेज सकता है ना. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, whenever we will check out, whenever we will read about the proxy clauses, तब हम लोग जब प्रॉक्सी का सेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी बोलेंगे कि मेंबर चाहे तो अपने बदले किसी और को भी भेज सकता है प्रॉक्सी बना के. तो प्रॉक्सी को कभी भी कोरम में काउंट नहीं करते. ठीक है. तो मेंबर होना चाहिए वो. ठीक है. मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो इतना कोरम माना जाएगा. तो ये जो कोरम की रिक्वायरमेंट है क्लास, क्यों इसके ऊपर इतना हम लोग जोर डाल रहे होते हैं? बिकॉज अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है मीटिंग में, तो मीटिंग में जो भी हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं वो कोरम के बिना हम लोग ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते. इट हैज टू बी देयर. वट एवर मैटर वी आर विलिंग टू टेक अप, if the quorum is not present, we cannot take up the matter, we cannot decide anything, we cannot take any decision, we cannot pass any resolution. Now what happens if
we are not able to pass any resolution or we are not able to take up any matter in the general meeting, the company stalemate हो जाएगी ना, कंपनी आगे कंपनी कुछ कर ही नहीं पाएगी. तो कोरम का होना बहुत जरूरी है और this is what the basic provision is. Now question number 1, सर सर हमारी कंपनी में हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में तो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं सर. ये बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे को यूजुअली बच्चे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको उन्हीं बच्चों के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, डाउट जाते हैं बच्चों के मन में. आई थिंक हु हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी श्योर किसने पूछा था ये क्वेश्चंस पास बैच में. आई थिंक वन ऑफ माय स्टूडेंट हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन. इद्रिस भाई थे कि अलमाज भाई थे, दोनों में से किसी ने तो पूछा था कि सर ज़्यादा कोरम रख सकते हैं क्या. मतलब हमारे कंपनी में 1 लाख मेंबर्स हैं मान लो, तो सर मेंबर्स अगर 1 लाख हैं तो सर 30 तो बहुत ही कम हो जाते हैं. तो हम चाहते हैं हमारे कंपनी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो शेयर होल्डर्स का, हमारे कंपनी में ज़्यादा डेमोक्रेसी हो, शेयर होल्डर्स की पार्टिसिपेशन जनरल मीटिंग में ज़्यादा हो, तो कुछ कर सकते हैं क्या. कैन वी से कि सर हमारी कंपनी में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं कि हमारे कंपनी की जनरल मीटिंग का कोरम मिनिमम 1000 होगा, मिनिमम 1000 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होगा. तो द आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. The answer to this question is yes. Why the answer is yes is because in section 103 subsection 1 specifically it has been provided कि अगर आप चाहो तो आर्टिकल्स में लार्जर नंबर डाल सकते हो. तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लार्जर नंबर कोरम में डाला हुआ है तो लार्जर नंबर भी कोरम रहेगा. सो सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 के जो लैंग्वेज है बहुत क्लियर है ना. द लैंग्वेज इज वेरी 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 क्लियर. यू कैन हैव द लार्जर नंबर. आप बोल सकते हो कि हमारे कंपनी में मेंबर्स 10,000 होंगे तो ही हम लोग कोरम मानेंगे, है ना. तो क्या हम आर्टिकल्स में से प्रोवाइड कर सकते हैं? यस इज द आंसर. सेम फॉर प्राइवेट कंपनीज. और प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम मेंबर्स 200 ही हो सकते हैं. सो सर कैन बी प्रोवाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी? द आंसर टू दैट क्वेश्चन वी विल प्रोबेबली सी लेटर ऑन. व्हाई? बिकॉज प्राइवेट कंपनी को कुछ कुछ एग्जेम्पशंस हैं और सेक्शन 101 से 105 जब हम पढ़ते हैं तो प्राइवेट कंपनीज को अलग से भी देख लेना चाहिए. तो एट दिस मोमेंट मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि क्या ज्यादा नंबर हो सकता है कोरम का. द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. सिंस 103(1) में सबसेक्शन 1 में ओपनिंग लाइन में ही लिखा हुआ है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द लार्जर नंबर. फेयर इनफ. आप बोलोगे सर क्यों इतना स्ट्रेच कर रहे हो इस पॉइंट को. मैं इसलिए स्ट्रेच कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोग शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग होती है, जो कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग होती है, उसकी बात कर रहे हैं. जब हम मेंबर्स की मीटिंग की बात करते हैं, जब हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात करते हैं, ओपनिंग लाइन में लिखा होता है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द लार्जर नंबर. हाउएवर जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करेंगे, जब हम 174 की बात करेंगे, 174 प्रोवाइड्स द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, वहां ऐसा नहीं लिखा है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द लार्जर नंबर. Few days back in one of the sessions that I attended, legendary professor, legendary faculty Sharad sir. Now Sharad Abhyankar sir यार tier 1 लॉ फॉर्म के लेजेंड है यार वो. शरद अभ्यंकर लेजेंड आदमी है. तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा यार, पूरे ग्रुप से पूछा 174 में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए हम लोग ज्यादा कोरम बोल सकते हैं क्या. आई वाज सो ब्लेटेंट. मैंने एकदम कैजुअली मैंने हाँ भी बोल दिया. क्यों? क्योंकि मेरे को 103 में पक्का याद था कि अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द लार्जर नंबर. तो 103 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में लार्जर नंबर हो सकता है. लेकिन जब आप बोर्ड मीटिंग्स के कोरम पढ़ोगे ना, दोबारा हम लोग जब वो पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको पूछूंगा ये सवाल और आप हो सकता है गलत आंसर दो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए कोरम में ऐसा स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है ना. तो छोटी छोटी बातें हैं. कल को आपको एग्जाम में पूछ लिया कि क्या कंपनी के आर्टिकल्स में हम लोग जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोरम चाहिए होता है उससे ज्यादा मेंबर्स लिख सकते हैं क्या. द आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी यस. फिर दूसरी बच्ची बोलती है सर हमारी कंपनी में ना लोग आते नहीं है, हमारे ना लोगों को पुराता नहीं मीटिंग में आना, तो सर हम लोग कम कर सकते हैं क्या. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अब कंपनीज एक्ट 2013 से और ज्यादा स्ट्रिक्टर प्रोविजंस आर्टिकल्स में डाल सकते हो. जो कंपनीज एक्ट में दिया है उतना मिनिमम तो करना ही पड़ेगा. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी. तो दिस इज प्योर सिंपल बेयर एक्ट का प्रोविजंस. नाउ one more question. Let me ask you this question, and probably you guys are new to CS executive. Probably you will have tough time answering the question. Section 103 सबसेक्शन 1 तो तुम्हारे सामने है, तो प्रोविजंस में से ही पूछ रहा हूं. सर अगर हम लोग मीटिंग में चले गए
एक मीटिंग में हम चले गए, हम मीटिंग में गए, अटेंडेंस लगाई हमने, और फिर हम लोग वापस चले गए, हम लोग मीटिंग में बैठे नहीं, अटेंड नहीं किए। तो कोरम की जरूरत कब पड़ती है? सिर्फ अटेंडेंस के लिए, प्रेजेंटी लगाने के लिए, या थ्रू आउट द मीटिंग? द क्वेश्चन इज, कोरम की जरूरत कब पड़ती है? शुरुआत में या पूरी की पूरी मीटिंग में? कम ऑन, yes, the answer is in the quorum is required throughout the meeting. ठीक है, it's not only required during the beginning of the meeting जब प्रेजेंटी लग रही होते हैं, but it is required throughout the meeting. तो कोरम जो रहता है वो throughout the meeting चाहिए होता है। थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, अगर आपको 4 रेजोल्यूशंस पास करने हैं और रेजोल्यूशन पास करते वक्त हर बार जब हम लोग रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, तो जब पास करवा रहे हैं रेजोल्यूशन, उस वक्त एग्जैक्ट मोमेंट पे, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे अगर कोरम नहीं होगा तो व्हाट शैल हैपन? उस एग्जैक्ट मोमेंट पे अगर कोरम नहीं होगा तो फिर रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए द कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। ओके ओके, प्लेन सिंपल है, सिली मिस्टेक मत करना। आप सिली मिस्टेक क्या कर सकते हो? पहला क्वेश्चन आ सकता है, क्या आर्टिकल्स में 5 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 13 मेंबर्स से 30 मेंबर्स से ज्यादा लिमिट हो सकती है? द आंसर इज यस। क्या जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है 5 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, उससे आर्टिकल्स में कम नंबर डाला जा सकता है? नो इज द आंसर। एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या मीटिंग के शुरुआत में कोरम चाहिए या थ्रू आउट द मीटिंग कोरम चाहिए? द आंसर इज थ्रू आउट द मीटिंग कोरम चाहिए। सर, जब हम लोग कोरम के लिए काउंटिंग करेंगे तो प्रॉक्सीज को काउंट करेंगे क्या? नहीं। किनको काउंट करेंगे? मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली। पर्सनली प्रेजेंट जो ये वर्ड है, एक्सप्रेशन है, स्पेशली मेंशन्ड है ना, तो जो पर्सनली प्रेजेंट होंगे मेंबर्स, हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। ओके, टू अ ग्रेट एक्सटेंट I will again haunt you about this provision in section 112 and 13. तो पर्सनली प्रेजेंट वाली जो बात है ना, इसको मैं 112 और 113 में फिर से खींच के लाऊंगा, फिर से पूछूंगा तुमसे सवाल, बहुत मजा आएगा। अभी मत जम करो, अभी मत रीड करो उसको, पहले जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको फोकस कर लो, ठीक है? सो पहले 103 टाइट हो जाना चाहिए पूरा, फिर जब आएगा 112-13 तो जरूर आपको तंग करूंगा मैं यही बात को लेके, ठीक है? तो जितने भी केसेस बनेंगे वो कहां से बन सकते हैं वो मैं अभी बताते जा रहा हूं, बात को ध्यान से सुन लो, काम हो जाएगा। सेक्शन 103 सबसेक्शन 1, unless the articles provide for the larger number, the quorum for the public company shall be, अगर up to 1000 members है 5 members personally present, 1001 से 5000 members है 15 members personally present, अगर 5001 से ज्यादा members हैं तो 5001 या उससे ज्यादा members हैं 30 members personally present। प्राइवेट कंपनी है, कितने भी members हो कंपनी में, 2 members personally present shall be the quorum। जय माता दी। That's about section 103 subsection 1. Okay, so that's about it guys. This is plain simple. Check this out. This is what was there in the subsection 1. Actually इसको अच्छे से एक बार और read करवा देता हूँ। Unless the articles of the company provide for the larger number, in the case of public company 5 members personally present, if the number of members on the date of meeting is not more than 1000, 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is more than 1000, but up to 5000, 30 members personally present if the number of members as on date of the meeting exceeds 5000, or B, in case of private company 2 members personally present shall be the quorum for the meeting of the company. That is what is written in section 103 subsection 1. Okay, चलो लेट्स गेट इनटू सबसेक्शन 2। पेयर एक्ट में से ही पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 में फंडामेंटली मैंने मैक्रो व्यू में क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया मैक्रो व्यू में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 102 फंडामेंटली क्या बात करता है, सेक्शन 102 फंडामेंटली बोलता था अरे भाई अगर कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट within half an hour from the time appointed for holding the meeting, जो एग्जैक्ट टाइम हमने नोटिस में डाला था मीटिंग का उसके आधे घंटे तक अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। In such instance, as a student you should know there are 2 consequences। दो चीजें हो सकती है, या तो A या तो B, है ना। तो अगर जिस दिन हमने मीटिंग रखी थी, जिस एग्जैक्ट टाइम पे हमने मीटिंग रखी थी उसके आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा। क्लॉज ए,
द मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न्ड, मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाएगी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस। बहुत सिंपल बात है। हमने जिस दिन मीटिंग बुलाए थे, जो एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग बुलाए थे, अगर उसके आधे घंटे के अंदर में मिनिमम मेंबर्स मतलब कि कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। कब? या तो अगले हफ्ते, और इस और पे जरा गौर करिए, to such other date and such other time and place as the board may determine। ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते वापस से एडजर्न मीटिंग अगले हफ्ते ना होकर किसी और दिन पर हो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया होगा तो। सो व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस? इफ विद इन हाफ एन आवर ऑफ द एग्जैक्ट टाइम अपॉइंटेड टू द मीटिंग कोरम नहीं बना, व्हाट शैल हैपन? मीटिंग विल एडजर्न नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट हफ्ते पे मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। मतलब अगर मंडे को सुबह 11 बजे मीटिंग था और आज अगर कोरम नहीं बना तो अगले मंडे सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और डेट, कोई और डे, कोई और टाइम डिसाइड कर लें। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू इज बोथ दीज पॉइंट्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सबसेक्शन ए। तो ये बात खास है कि ये ए क्लॉजेस में दोनों चीजें लिखी हुई है कि भाई कोरम नहीं बना तो मीटिंग अगले हफ्ते होगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टाइम डेट डिसाइड करेंगे तब होगी। जिंदाबाद। नाउ व्हाट इज द क्लॉज बी अबाउट? In the clause B, what has been provided for? In the clause B, it has been provided that the meeting, if it was called by requisition, is under section 100। अगर ये मीटिंग जो है वो रिक्वेजिशनिस्ट ने बुलाई थी, अगर ये मीटिंग शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर्स, उन लोगों ने रिक्वेस्ट करके बुलाई थी, मतलब ये मीटिंग अगर रिक्वेजिशनिस्ट द्वारा कॉल की गई थी। सेक्शन 100 आप याद करिए क्लास, उसमें सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ था ना कि अगर रिक्वेजिशन आई, कंपनी के मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की मीटिंग की, तो मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो अगर रिक्वेजिशन आई थी मीटिंग लेने की और वो रिक्वेजिशन आने के बाद मीटिंग में कोरम नहीं बना, तो वो एडजर्न नहीं होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि साला तुम ही लोगों ने बोला मीटिंग ले लो, अब मीटिंग ली है तो तुम आए नहीं हो। सो द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड, वो मीटिंग कैंसिल ही हो जाएगी, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। these two are, ये बेसिक बात है बिल्कुल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट दिस डाउन एंड इवेंचुअली वी विल गेट इनटू द प्रोविजन। तो ये जो प्रोविजन दिख रहा है आपको, हम इसमें जाएंगे। जो सबसेक्शन 2 के लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है, सबसेक्शन 2 के लिए जो एक एडिशनल बातें बताई हुई है, हम उसमें भी जाएंगे। बट मैं क्या बोलता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं। सेक्शन 102 सॉरी सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 में जो लिखा हुआ है, एक बार उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आ जाओ। So let's write down about subsection 2. Sorry. Section 103 subsection 2. Section 103 subsection 2 it provides कि अगर जिस टाइम पे हमने मीटिंग बुलाई थी, अगर उसके आधे घंटे के अंदर मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए, व्हाट शैल हैपन? मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, if within half an hour of the time provided I'm sorry, let me just be more specific। थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर बात कर लेते हैं। If the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, let me be a little more precise here। So if the quorum is not present
for holding the meeting. What shall happen in such case? The meeting shall stand adjourned. मीटिंग हो जाएगी जी एडजर्न। ए में लिखा हुआ है द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न, इस मीटिंग को हम एडजर्न मान लेंगे, ठीक है। अब ए में ना दो पॉइंट्स हैं, वो दोनों को ही सुन लो, वो दोनों को ही मैं पहले बता देता हूं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एक केस में उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब अगले हफ्ते उसी दिन पे, मतलब मंडे को मीटिंग थी तो अगले हफ्ते मंडे को ही मीटिंग होगी, सेम टाइम पे ही होगी, सेम प्लेस पे ही होगी। दैट्स नंबर वन थिंग। दूसरी बात क्या बोली, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may decide, rather what has been prescribed in the subsection is meeting shall stand adjourned on such day, such time, such place as board may prescribe। है ना, ए वाले ही क्लॉज में ना, क्लॉज ए, ये जो क्लॉज दिया है ना सब सेक्शन 2 का, उसी में दो चीजें दी हुई है। अब अगर अभी उसको डिकोड नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, तो बाद में पछताने से अच्छा भैया अभी समझ लोगे इसके अंदर दो चीजें हैं। मैं थोड़ा सा देसी हो रहा हूँ आप ही लोगों के लिए, आपको लग ही रहा होगा सेम डे सेम टाइम सच टाइम सच टाइम, वो मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्लैरिटी आ जाएगी इसलिए लिख रहा हूँ। तो बस नॉर्मल सिचुएशन में अगर हमने मीटिंग बुलाई थी, आधे घंटे के अंदर अगर मेंबर्स नहीं आए, मीटिंग हो जाएगी एडजर्न, फिर ये मीटिंग अगले हफ्ते होगी। मंडे को सुबह 11 बजे अगर मीटिंग बुलाई थी, अगर 11:30 तक कोरम नहीं बना, इन सच सिचुएशन सच सर्कमस्टांसेस मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। इसका मतलब अगले हफ्ते मंडे को ही सुबह 11 बजे वही जगह जो मीटिंग की नियुक्त की गई थी वहां पर मीटिंग होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मालूम है ये, सुनो मेरी बात ध्यान से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो कोई दूसरा डे टाइम और प्लेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, so I hope this is very 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 clear। तो बहुत क्लियर है, बहुत ही किस्सा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर इन द क्लॉज ए। ये है भाई जो दिया हुआ है क्लॉज ए में, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत स्पेसिफिकली इसको पढ़ो। उसके बाद उन्होंने क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। क्लॉज बी में देखो क्या लिखा हुआ है, द मीटिंग इफ कॉल बाय रिक्वेजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 शैल स्टैंड कैंसल्ड। इसका मतलब ये कि अगर ये सेक्शन 100 के तहत रिक्वेजिशन वालों ने बुलाई थी और रिक्वेजिशन करके बुलाई गई थी, तो ये मीटिंग में कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। द मीटिंग इफ called by requisitionist it shall stand तो ये मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल इन दैट केस। तो यार ये बात याद रखना कि अगर मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं
और फिर भी कोरम नहीं हो रहा, भाई तुम ही लोगों ने रिक्वेस्ट करी मीटिंग के लिए, अब तुम ही लोग आ नहीं रहे हो तो क्या करें फिर? तो फिर मीटिंग एडजर्न नहीं होती, वो वाली मीटिंग पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है। ओके, दैट इज व्हाट इज द मेन प्रोविजन। ठीक है, ये है भाई बिल्कुल आम, बिल्कुल बेसिक बात। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी प्लेन बेसिक meaning. Let me just highlight it for you before we move into the provision which may be a little troublesome for all of you. तो हो सकता है अगर मीटिंग रिक्वेजिशनिस्ट ने बुलाई तो भाई वो कैंसिल हो जाएगी, एडजर्न नहीं होगी। होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ वी आर नॉट गेटिंग स्ट्रेट into the section 103.3, बट हम देख रहेंगे इसका एक प्रावधान। सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 को लेकर एक स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, वो प्रोविजन को देख लेते हैं। व्हाट इज दैट प्रोविजन, एंड इवेंचुअली वी विल मूव फॉरवर्ड। दिस डिमांड्स योर अटेंशन स्पेसिफिकली, ये तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ये प्रोविजन दिया हुआ है एक, even while I usually read, I take notings in such provisions. Right? I'm not having the Bare Act open today. Otherwise, in the Bare Act, whenever I will open 103, you will always see. I'm not very sure about the version I have got in iPad, but in my Mac, whenever I should teach in class, I used to highlight one particular thing because people used to ask a lot of doubts here. ठीक है, so ये provision, पहले हम basic provision read करते हैं, then I'll draw a table. Probably you will understand a little more from that. So check this out. What is mentioned here? What is mentioned here? Provided that in case of the adjourned meeting, अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है या तो डे टाइम प्लेस मीटिंग का बदलता है क्लॉज ए के तहत, मतलब क्लॉज ए वाला पूरा कवर हो गया है, अब ये प्रोविजन जो है ये पूरे क्लॉज ए को लागू हो गया है। इसका मतलब अगर मीटिंग एडजर्न हुई तो क्या होगा, यहां प्रावधान लिखा हुआ है, वी नीड टू बी वेरी श्योर। पता है इसी को प्रोविजो बोलते हैं, इसी को प्रोविजन बोलते हैं। जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं, जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग सोचते होंगे प्रोविजन प्रोविजन क्या रहता है। तो द मोमेंट यू सी प्रोवाइडेड दैट ओनली मीन्स दैट दिस इज अ प्रोविजन फॉर दिस सबसेक्शन। तो ये सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी, क्लॉज ए के लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है, और उस क्लॉज के लिए जो प्रोविजन दिया हुआ है उसको हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है या मीटिंग का डेटेड टाइम बदलता है, द कंपनी शैल गिव नोटिस नॉट लेस देन, द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मेंबर्स। मिनिमम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। डिड आई यूज द एक्सप्रेशन स्पेशल नोटिस, फ्रेश नोटिस? 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अभी हमारी एक बच्ची है मालविया जी, उसका थोड़े दिन पहले इसी पे, महक मालविया का, अभी प्रीवियस बैच की बच्ची है, बहुत शार्प बच्ची है, पढ़ाई वाली बच्ची है। तो उसका इसी इस पे डाउट आया था, और फॉर अ सेकंड आई वाज आल्सो टेकन बैक। मैंने कहा ये कैसा डाउट है, क्योंकि उस मुझे ऐसी, मैं उस टाइम में किताब नहीं खोल के बैठा होता है, उस टाइम में मैं कुछ और कर रहा था, या मैं फ्री होऊंगा उस टाइम में, आई वाज प्रोबेबली ड्राइविंग या समथिंग लाइक दैट। तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस क्योंकि ऑडियो डाउट था तो मैंने प्ले कर लिया था बेसिकली उसमें, कार के स्पीकर्स में। तो मैंने कहा यार, फिर मैं 2 मिनट एक्चुअली गाड़ी रोका मैंने टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे को वो सॉल्व करे बिना मैं आगे नहीं जा पा रहा था, मेरे को लगा इसको सॉल्व करें। तो पॉइंट टू नोट, 3 days नोटिस बोला है, फ्रेश नोटिस नहीं बोला है। ठीक है, आएंगे इसके ऊपर वापस। द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू मेंबर्स। तो अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है या मीटिंग का डेट टाइम वगैरह बदलता है, तो ऐसे केस में 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को। आप चाहो तो ये नोटिस या तो इंडिविजुअली सर्व कर लो सबको, या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालकर आप मेंशन कर सकते हो। कौन से न्यूज़पेपर्स में? वन इंग्लिश डेली and one vernacular language which is in the circulation at the place where the registered office of the company is situated. That only means कि अगर मीटिंग एडजर्न हुई तो एडजर्न मीटिंग कब होने वाली है, अगले हफ्ते भी होने वाली हो तो भी, और कोई दूसरा टाइम डेट डिसाइड हुआ होगा तो भी, अपने को 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। फिर से
ठीक है, फ्रेश नोटिस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नोटिस वर्ड यूज कर रहा हूँ। नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन का, ठीक है। नोटिस कैसे दे सकते हो, या तो इंडिविजुअली सारे के सारे शेयर होल्डर्स को दे दो। अब क्योंकि 3 दिन पहले नोटिस देना तो सबको देने का टाइम नहीं है स्पेसिफिकली, इतने सारे नोटिस अगर बड़ी कंपनी होगी तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इंडिविजुअली सर्व नहीं करते हो चलेगा, आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो एडजर्न मीटिंग कब होने वाली है, बट कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। कहाँ पब्लिश कर सकते हैं, 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, 1 वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब में हो, आई थिंक पंजाब नेचुरली पंजाबी लैंग्वेज चलती होगी वहाँ पे, तो पंजाबी न्यूज़पेपर में नोटिस दे दो, है ना। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप तेलंगाना में हो तो तेलुगु में आना चाहिए। आप यू नो वट एवर वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी होगी रजिस्टर्ड ऑफिस वाली जगह की, आपको उस वर्नाकुलर में भी देना पड़ेगा। ओके सर, फिर से ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा नहीं। मैं आपके लिए एक चार्ट बनाता हूँ, प्रोबेबली दैट विल मेक थिंग्स वेरी इजी। हम लोग क्लास में अक्सर ये करते हैं, और थोड़ा सा आपको एक पॉइंट पे मैं ध्यान देने के लिए भी बोलूंगा, तो उधर जरा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने मीटिंग बुलाई थी, लेट्स टेक द सिंपलर डेट। फॉर एग्जाम्पल हमने मीटिंग बुलाई थी मंडे को, और फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने उस दिन डेट, अब मैं रैंडम डेट ले रहा हूँ, कोई मैंने देखा नहीं है, रिकॉर्ड तो हम लोग दिसंबर में कर रहे हैं। मान लो अगर ये 1 नवंबर को मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। अगर आपने 1 नवंबर को मीटिंग बुलाई थी, सो द डेट वाज 1 नवंबर, डे वाज मंडे, टाइम वाज फॉर एग्जाम्पल 11 AM। फॉर एग्जाम्पल प्लेस मान लो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मीटिंग हो रही थी, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस मीटिंग हो रही थी। सो व्हाट हैपेंस इफ दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है। सो अगर हमने 1 नवंबर को मीटिंग बुलाई थी, विच वॉज ऑन मंडे, सुबह 11 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में हमने मीटिंग बुलाई थी। मान लो ये मीटिंग एडजर्न हो गई, व्हाट शैल हैपन। अगर ये मीटिंग एडजर्न हो गई, क्या करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 के हिसाब से तो अगले हफ्ते सेम डे पे होगी मीटिंग, है ना। तो 2 को ट्यूसडे आएगा, 3 को वेडनेसडे आएगा, 4 को थर्सडे आएगा, 5 को फ्राइडे आएगा, 6 को सैटरडे, 7 को संडे। इसका मतलब 8 तारीख को, इसका मतलब मीटिंग अगर एडजर्न हो गई है 8 नवंबर को, तो ये मीटिंग कब होगी, 8 तारीख को सुबह 11 बजे रजिस्टर्ड ऑफिस पे। आमतौर पे सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 जो उसमें पहली बात दी हुई थी, वो तो नॉर्मल केस में तो ऐसे ही एडजर्न होती है मीटिंग, है ना। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। ये तो हो गई आम जिंदगी, ये तो नॉर्मल बात है कि ठीक है नेक्स्ट हो जाएगी। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ओके, दिस इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी। What is the other thing which can happen? Now you all are aware that the board may also decide. तो अगर हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई दूसरी डेट डिसाइड की, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया हो कि मीटिंग 8 को नहीं होगी, मीटिंग होगी 11 को। तो अगर मीटिंग 11 को रख दी तो 9 ट्यूसडे, 10 वेंसडे और 11 इज थर्सडे। ठीक बोला ना मैंने, 9 इज ट्यूसडे, 10 इज वेंसडे, 11 इज थर्सडे, ठीक है। तो फिर ये होगी थर्सडे के दिन, और टाइम भी कुछ और बता सकते हैं। हो सकता है वो बोले कि हम लोग 1 बजे मीटिंग रखे हैं दिन को, और हो सकता है वो लोग रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखें, हो सकता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरे प्रीमाइस पे रखें, कुछ भी हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज एनी विच वेज अगर मीटिंग एडजर्न होती है तो यार या तो वो अगले हफ्ते हो जाएगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई दिन डिसाइड कर लेंगे उसका, राइट। दोनों चीजें पॉसिबल है।
Now what has been provided for specifically which demands everybody's attention is अपन को जो भी दिन पर मीटिंग होगी कम से कम अपने को कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा. वी शैल सर्व एटलीस्ट 3 days नोटिस. कम से कम हम लोग कितने दिन का नोटिस देंगे? 3 दिन का नोटिस देंगे. सो मिनिमम कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 1, 2, 3. सो मिनिमम 3 days notice is required to be served. So this is the prerequisite. 3 days notice is required to be served. तो भाई कम से कम मिनिमम 3 days notice is required to be served. मतलब कम से कम अगर 8 को मीटिंग हो रही होगी तो 3 दिन पहले, अगर कोई दूसरी तारीख को भी मीटिंग हो रही है हमको फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 3 दिन का नोटिस हमको देना पड़ेगा. अब मैंने 2 डेट्स लिखी हुई, 11 भी लिखी है, 8 भी लिखी हुई. आप ये समझो कि मीटिंग कभी भी हो रही हो उसके 3 दिन पहले तो नोटिस भेजना ही पड़ेगा. इसका मतलब हमको कहाँ नोटिस भेजना पड़ेगा? यहाँ. तो नोटिस कहाँ भेजना पड़ेगा मेरे भाई? आई होप आप समझ रहे हो. यार हमने ज्यादा कलर्स तो नहीं यूज कर लिए यहाँ पे. रुको मैं थोड़े कलर्स को हटाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए भाई. तो भाई प्रावधान जो है वो तो लाल होगा ही होगा क्योंकि उधर तो आपका अटेंशन चाहिए. तो 2 मिनट के लिए ध्यान दो. 3 दिन का नोटिस, मिनिमम 3 days नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व. 3 दिन का नोटिस भेजना पड़ेगा. अब ये नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? हाउ कैन दिस नोटिस बी सर्व? ये नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? नोटिस कैन बी सर्व्ड इंडिविजुअली. आप सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअली नोटिस भेज सकते हो, या जिनको जिनको नोटिस सेक्शन अभी तो पढ़ा यार 101, सेक्शन 101 नोटिस 21 दिन का शॉर्टर नोटिस हो सकता है. नोटिस हैज टू बी सर्व्ड. नोटिस शैल कंटेन डेट टाइम आर एंड एजेंडा. Subsection 3, the notice shall be served to the share all the members of the company, directors of the company, auditors of the company. तो जिनको जिनको नोटिस भेजना है सबको. अगर मीटिंग एडजर्न हुई है, एक हफ्ते बाद एडजर्न मीटिंग हो रही है, वो एडजर्न मीटिंग के लिए कितने दिन का नोटिस भेजना है? 3 दिन का. भाइयों मतलब मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ क्योंकि हम भी यहीं से गुजरे हैं. ये जो 8 तारीख को या 11 तारीख को मीटिंग होगी ना, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं मेरे भाइयों एडजर्न मीटिंग. हमारा भी जो स्कूल था, जो वहाँ पे भी जो लैंग्वेज थी, आई बिफोर ऑल्सो यू नो आई टोल्ड यू बिफोर, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम नॉट you know, I was not always like this. Few years back my language was not that great, but thanks to all the mentors and the teachers I've got, and probably to the friends I've got, and also to the students I've got, because I've learned from everyone. And especially I'll always mention MK Omar, who was very instrumental in how I have approached the language. Infosys का मेरा सबसे पहला ट्रेनर था. For 30 days we spent in Mysore. Probably that brought huge change in my personality and how I am talking now and before that. Huge difference. Anyway, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को भी समझता नहीं था एडजर्न मीटिंग क्या. मेरे को लगता था जो मीटिंग में मेंबर नहीं आए ना, जो मीटिंग में कोरम नहीं बना ना, उसी को, वही मीटिंग को उसी दिन को एडजर्न मीटिंग बोलते, क्योंकि वो एडजर्न की ना हमने, उस दिन मीटिंग हुई नहीं तो उसको एडजर्न मीटिंग बोलते. जबकि ऐसा नहीं है. एडजर्न्ड मीटिंग, ये जो शब्द है ये हम यूज करते हैं जो बाद वाली मीटिंग होती है ना एक्चुअल में, जहाँ पे लोग आते हैं, उसको एडजर्न मीटिंग बोला जाता है. तो जो एडजर्न्ड मीटिंग है उसके लिए 3 दिन का नोटिस देना. अब ये नोटिस कैसे सर्व किया जा सकता है? दिस नोटिस कैन बी सर्व्ड ईदर इंडिविजुअली और by way of advertisement. कहां देंगे एडवर्टीजमेंट मेरे भाई? इन न्यूज़पेपर. कौन सा न्यूज़पेपर सर? वन इंग्लिश डेली, कम से कम वन इंग्लिश डेली. सेकेंडली, in one vernacular language. To be precise, देख लो एक बार, which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated. So if you are in Maharashtra, probably in Lokmat, Sakar, something like that, you will have to कोई आपको regional newspapers में भी notice डालना पड़ेगा. I really grappled a lot, especially you know when we used to draft notice for our company.
and around 10,000, 14,000 members of our company were farmers, and they specifically that entire population is specifically very vernacular language ही रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हैं और वही प्रेफर करते हैं, तो मराठी में नोटिस ड्राफ्ट करना होता था. Now the trouble for me is my Marathi at that moment was not good at all. So once Radhika ma'am, she had asked me to draft a notice in Marathi because she is also Marwadi, I think Agrawal is Marwadi. So she also used to grapple in, because drafting has to be done, and no matter how many formats we have the past meeting, the company secretary has to be very precise. So what she used to do is she used to call one person, learned one, specifically Marathi. She used to call him, or specifically, entire year she used to call him at least once. And she did not like that fellow, but because the drafting has to be done particularly, very precisely, so she used to call him, and eventually this guy used to help us in the drafting. And later on we had Pandeji. One of my senior trainee, who was a trainee then was Sunit Pandey, and used to fondly call him as Pandeji. Now he has become CEO in Shian Agro. It's a listed company. So though he was a company secretary, now he has and he is young. He's not that old. So he has become now CEO of the company, and that's a listed company where he has become a CEO. So later on he used to take care of it because he was well versed with Marathi as well. So just something that I remembered fondly. Anyway, सिंपल बात है, एडजर्न मीटिंग है. एडजर्न मीटिंग मिनिमम 3 दिन का नोटिस सर्व करना पड़ेगा. नोटिस कैसे दे सकते हैं? या तो इंडिविजुअली सर्व कर दो, सेकेंडली या तो आप क्या कर लो, एडवर्टीजमेंट दे दो. न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप लोग नोटिस दे दो. कौन से न्यूज़पेपर में देनी है भाई? या तो इंडिविजुअली सर्व करो या तो न्यूज़पेपर में सर्व करो. न्यूज़पेपर में भी सर्व करोगे तो कौन से न्यूज़पेपर में सर्व करोगे? ईदर इट हैज टू बी इन द इंग्लिश डेली और इन द एंड इन द वर्नाकुलर डेली. तो ये दोनों के बीच में एंड है, दोनों में ही आपको देना पड़ेगा. सो वेरी प्रिसाइज. सर सुनो ना, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइम डेट प्लेस वगैरह अलग से डिसाइड करेंगे, सिर्फ तभी 3 दिन का नोटिस देना है, या बोथ द केसेस? 2 मिनट के लिए ना आ जाओ. क्या लिखा हुआ है इधर? क्या लिखा हुआ है देखो. Provided that in the case of adjourned meeting or of the change of date, time, place of the meeting under clause A. अब clause A में मैंने क्या बोला था? clause A में दोनों चीजें आ गई. In both the situations, in both the cases, चाहे मीटिंग एडजर्न हुई अगले हफ्ते के लिए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई टाइम डिसाइड किया होगा, in both the cases the 3 days notice requirement is there. ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मीटिंग एडजर्न हुई है और इस तारीख को अगले बार मीटिंग होगी. सो I'll tell you something. Just give me the book. Now in this book also, while I was studying, see, I had taken a note here. So in subsection 2, if you have the BEAR Act, I'll open it for you. And because I'd taken a note here, and there are students who asked me doubt. So in subsection 2A, आप उसको रीड करिए एक बार, मेरे साथ साथ रीड करिए. देखो क्या लिखा हुआ है. इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, और टू सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिसाइड. नाउ क्लॉज ए तो ये दोनों कंडीशंस की बात करता है ना. तो क्लॉज ए ये दोनों कंडीशंस की बात करता है, और प्रोविजन में क्लॉज ए के बारे में मेंशन है. इसका मतलब अगर मीटिंग सिर्फ एडजर्न हुई है अगले हफ्ते के लिए, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई टाइम नियुक्त किया, ये 3 दिन का 3 days नोटिस हैज टू बी सर्व्ड इन बोथ द इंस्टेंसेस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू विल रिमेंबर दिस. Why I am telling you this is because I know for the fact that my students are going to see the BEAR Act, they are going to check out, and they will have this doubt for sure कि सिर्फ अगले हफ्ते हो रही है तब नोटिस लगेगा, या बोर्ड कोई टाइम डिसाइड करता है तो नोटिस लगता है. इन बोथ द केसेस द 3 days नोटिस हैज टू बी सर्व्ड. ओके, नाउ बी वाला तो क्लॉज बहुत ही इजी था,
So I think that has nothing to worry there. Let me just see whether the entire provision can be read in one page. Yeah, I think it's quite possible. I will have to make some arrangements, but we will do that. Just a minute. I'll make sure that we can see this entire section in one page. It becomes a little difficult. So the provision, here I can save the space. Now check this out. पता है क्लास, जब अगर ICSI कोई क्वेश्चन पूछेगी तो वो कोई एक सेक्शन को भर भर के पूछ देगी. सो अगर आप पढ़ ही रहे हो तो ये वाले सेक्शंस को, स्पेसिफिकली पार्ट बी जो है, पार्ट बी के सेक्शंस को ना थोड़ा ज़्यादा खींच के पढ़ लेना चाहिए. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. Why I am saying this is because in part B there'll be no mercy. पार्ट बी में अंदर अंदर से बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Now in part A there are a lot of questions where you have simpler provisions, simpler answers. शेयर कैपिटल तो पूरा पॉइंट वाइज या क्लॉजेस वाइज, कंडीशंस वाइज आंसर आ जाएंगे. यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी. सो यू मे नॉट वांट टू लूज द मार्क्स देयर, राइट? सो दैट इज द रीजन. सो दिस इज द सेक्शन 102 all in one place. Let me just highlight the provision so that we can clearly understand that ये किसका provision है. तो this provision is specifically for clause A. I think it's ruining it. So let me just connect it. तो ये clause A के लिए जो provision है वो आपके सामने है. clause A में जो बातें लिखी हुई है उसके लिए provision है. provision में ये लिखा हुआ है कि बॉस जो notice है, this notice has to be 3 days notice. अगर मीटिंग एडजर्न होती है 3 दिन का नोटिस भेज दो. चाहे मीटिंग अगले हफ्ते एडजर्न हुई है, अगले हफ्ते होने वाली है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई टाइम डिसाइड किया है, नोटिस 3 दिन का होगा ही होगा. नोटिस कहाँ भेज सकते हैं? इंडिविजुअली भेज सकते हैं. आपके पास एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दीजिए. समय नहीं होता है ना, 3 दिन का नोटिस भेजना है और अगले ही हफ्ते मीटिंग है, समय नहीं मिलेगा, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते हैं. दैट्स अ ईजियर ऑप्शन. अगेन केयरफुली मार्क द वर्ड और. दोनों तरीके से नहीं भेजना है, आप दोनों में से कोई एक तरीका अपना लीजिए और दोनों में से कोई एक तरीका अपना के आप नोटिस भेज दीजिए. दिस इज सबसेक्शन 2 फॉर यू. ओके, दिस इज द सबसेक्शन 2. नाउ लेट्स गेट इनटू सबसेक्शन 3. आ जाओ. सेक्शन 103 सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं. Now what does subsection 3 provides? Though it's a simpler one, but if you see it has been highlighted here in the PDF. If I have highlighted something, certainly it will mean something ना. फालतू में तो मैंने किया नहीं होगा. So if at the adjourned meeting also the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present. अभी आप खुद सोचो, मैं पागल हूँ क्या? आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट नंबर, बोल्ड है, इटैलिक है. मैं क्या पागल हूँ क्या? ये एस को अलग से फॉन्ट दिया है मैंने, मेरे को माता ही थी. क्या लिखा हुआ है? एट द एडजर्न्ड मीटिंग ऑल्सो द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम. सिंपल बात है. आपको पता चलेगा क्यों इतना मैं खिचखिच कर रहा हूँ. Check out. What is the provision? If at the adjourned meeting also the quorum is not present, what shall happen? What is mentioned is the members present shall be the
तो मेरे भाइयों, ये तुम्हारे लिए मैं एस को कर रहा हूँ हाईलाइट, मेंबर्स लिखा हुआ है ना। तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई एम टेलिंग यू अगेन, comprehension has to be very strong. They have not said member, they have said members. अगर वो members बोल रहे हैं तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने बोला है कि भाई वहां जितने members आ गए होंगे उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे। इसका मतलब दो members भी आ गए, it shall be considered as quorum. But the expression members स्पेसिफिकली मीन्स कि एक मेंबर को कोरम नहीं माना जा सकता। मेंबर्स का मतलब ये होगा, इसको हम लोग थोड़ा डिकोड कर रहे हैं। दिस ओनली मीन्स दैट मिनिमम दो मेंबर्स आ गए उसे ही कोरम मान लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जब हम लोग 112 113 पढ़ लेंगे, आई विल स्पेसिफिकली आस्क यू अ केस लॉ, फ्यूजन ऑफ 112 13 एंड 3, यू विल ग्रैपल देयर। टंटा होगा अगर ये पकड़े नहीं ना आपने अभी, टंटा होगा बाद में। तो भाई मेंबर्स प्रेजेंट कोरम में, इसका एक ही मतलब है, बहुत सिंपल मतलब है इसका। इट सिंपली मीन्स कि भाई अगर एडजर्न मीटिंग में भी मेंबर्स, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं बनता, तो अगर दो मेंबर्स भी आ गए वहां पर तो हम दो मेंबर्स को भी कोरम मान लेंगे। इन दैट इंस्टेंस, इन दैट केस हम दो मेंबर्स को भी क्या मान सकते हैं, कोरम। बट ये बात याद रखना कि उन्होंने मेंबर्स बोला है, मेंबर नहीं बोला है। तो अगर सिर्फ एक मेंबर आता है तो कोरम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 61-62 में, 1961-62 में क्लैरिफिकेशन दिया था। मीटिंग शब्द का मीनिंग समझाया था कि मीटिंग मतलब सम्मेलन। मीटिंग, द एक्सप्रेशन मीटिंग इंप्लाइज मीटिंग ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स, है ना। तो अकेले आदमी से नहीं होगा, दो लोग लगेंगे। कोई कोई काम में दो लोग लगते हैं मिनिमम, अकेले से नहीं हो पाता है। समझे? नहीं समझे? अब मैं उसकी अलग से क्लास लूँ क्या ये सब समझाने की? तो दो मेंबर्स लगेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स व्हाट इज देयर इन सबसेक्शन 3, प्लेन एंड सिंपल, बहुत इजी। This is broadly what is there in the Bare Act. This is what is broadly there in 103. Now, if you talk about quorum a little more, we can actually see some of the provisions. We can actually see some of the provisions from the secretarial standards. तो secretarial standards में कुछ कुछ खास बातें दी हुई है जो मैंने नोट्स में सेक्शन के साथ ही दी हुई है। I would like to talk about that for example, say suppose 5 more minutes. It'll take 5 more minutes, but I would like to talk about that. 5 और मिनट लगेंगे, मैं 5 और मिनट लेता हूँ और मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। एंड देन वी विल रैप अप सेक्शन 103 के साथ, हमारा सब खत्म हो जाएगा। नाउ सर, ये तो आपने बताया, जो भी बताया आपने वो तो 103 में था। अब जो आप बताने वाले हो बाकी का, वो कहाँ से आ रहा है यार? इट इज कमिंग फ्रॉम SS2। बाद में तो जैसे हमारा ये जनरल मीटिंग खत्म होता है, मैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड टू पूरा अलग से पूरा वापस से पढ़ा रहा होता हूँ, और जो जो स्पेशल पॉइंट्स आएंगे वो तो स्पेसिफिकली हम हाईलाइट कर करके लिख रहे होते हैं। बट एट दिस मोमेंट मेरे को इतना आपको बताना जरूरी है कि कुछ कुछ तो बातें ऐसी जो मुझे अब भी बतानी पड़ेगी, वो अभी अगर मैंने नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगी। या So, for example, there are certain provisions which demand our attention. Let's see those. Number one thing that I would like to talk about is, what if the meeting is adjourned sine die or for the period of 30 days or more? This is the plain basic, ये सबसे सिंपल, सबसे बेसिक बात है। ये बोलते हैं ना कि सबसे बेयर मिनिमम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मीटिंग
अभी ये इसको हम लोग स्पेशल नोट्स बोल के लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो दिस इज कमिंग ऑल फ्रॉम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, तो ये जो भी मैं बात करूंगा दिस इज कमिंग फ्रॉम SS2। बट हाँ, आप इसको स्पेशल पॉइंट्स बोलकर लिखिए ताकि आपका उस पर थोड़ा ध्यान अच्छे से जा पाए। आ जाओ। सो नंबर 1, इफ द मीटिंग is adjourned for 30 days or more, ऐसे केस में क्या होगा? आई एम सॉरी, ऐसे केस में क्या होगा? नंबर 1। दूसरा सवाल, व्हाट इफ द मीटिंग इज adjourned sine die? Sine die only means for uncertain period. तो ये दो सवाल खड़े हो जाते हैं और ये दोनों सवालों के ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाता है अभी के अभी। बहुत चीज़ों के बारे में तो हम लोग ठीक है अलग से SS2 देखने वाले, लेकिन यार ये ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी के अभी आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। अगर मीटिंग एडजर्न हुई 30 या 30 से ज़्यादा दिनों के लिए, 30 days और मोर, what shall happen in that case? In that case, fresh notice is required to be served. यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे केस में। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द प्रोविजन, नॉट आंसर एग्जैक्टली, व्हाट इज द प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है, प्रोविजन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे? द प्रोविजन इज अ फ्रेश नोटिस। व्हाट इज द लैंग्वेज आई एम यूजिंग हियर? फ्रेश नोटिस is required to be served. Now, when I say fresh notice is required to be served, what I mean is section 101 के हिसाब से 21 clear days वाला प्रोविजन लग जाएगा। तो मेरे भाइयों ये है वो बात जो मुझे अभी बतानी ज़रूरी थी, नहीं तो आप पक्के से गड़बड़ करते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। देखो क्या लिखा हुआ है। इन दैट केस a notice of adjourned meeting shall be given in accordance with the provisions contained herein above relating to the notice. अगर 30 दिन के लिए होती है तो मैं क्या स्पेसिफिकली मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 30 दिन के लिए तो 3 days नोटिस है ना, तो लेस देन 30 days के लिए क्या होता है? 3 days नोटिस, जो हमने अभी अभी देखा। What if, is there anything else that I want to talk about? Yeah, same stuff again written differently. Whether a fresh notice is required for the adjourned meeting as per the secretarial standard if the meeting is adjourned sine die, that is for uncertain period, or for the period of 30 days or more, a notice of adjourned meeting has to be served in accordance with the provisions contained in the standard relating to notice, and in the secretarial standard fresh notice is required to be served. ठीक है? If you want, I will take you to the standard. It'll take what, 2-3 more minutes for me to reach there. Yeah. For the adjourned meeting, there's a provision. Just a minute, please. Adjourned meeting के provision पैरा 15 में दिया हुआ है यार। ये देखो, दिस इज जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जब आप सेबी रेगुलेशंस पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अब जब पब्लिक इश्यूज या IPOs पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस। तो वहाँ क्या होता है? रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 3। इन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 देयर आर 20 paragraphs, and whenever we read any paragraph,
we do read like this. So para 1, para 2, para 3, para 4. So this is para 15. In the para 15 of secretarial standards, what is specifically mentioned? The mention is very clear. Para 15.1 में आप देखिए, पैराग्राफ 15.2 सब पैरा 2 में देखिए, if the meeting is adjourned sine die or for the period of 30 days or more, in that case the notice of adjourned meeting shall be given in accordance with the provisions contained in herein relating to the notice. That is what has been provided for. तो 30 दिन से ज़्यादा के लिए आपको लग जाएगा फ्रेश नोटिस. That is what I specifically wanted to talk about at this moment. Nothing more, nothing less. I can go on and I can talk about a lot of things, but yes, मैं इस बारे में तो एक बात करना चाहता था. Secondly, सेक्शन 103 से रिलेटेड मुझे एक और बात आपको अभी बतानी चाहिए, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मीटिंग एडजर्न क्या सिर्फ कोरम की वजह से होती है क्या, कि कुछ और भी पॉसिबिलिटी है? तो यार एक्चुअली ना SS2 में एक और मेंशन किया हुआ है, आपके साथ में वो भी रीड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आप कॉन्क्रीट हो जाओगे अगर मैं आपको ये बता दूँ तो. अ ड्यूली कन्वीन मीटिंग, जिस मीटिंग को सही तरीके से बुलाया गया है, इट शैल नॉट बी एडजर्न अनलेस द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट. आमतौर पर तो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में द चेयरमैन में, जो मीटिंग का चेयरमैन होगा उसके पास मीटिंग को एडजर्न करने का अधिकार है. चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स की इजाजत लेकर चेयरमैन मीटिंग को एडजर्न कर सकता है. फॉर एग्जांपल दंगे भड़क गए, या राइट्स हो गए, या अर्थक्वेक आ गया, या नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो गया, स्टफ लाइक दैट. सो इन सच सिचुएशंस द चेयरमैन के पास ये पावर है कि वो एडजर्नमेंट के लिए प्रपोजल डाले, और लेकिन मेंबर्स की कंसेंट लगेगी उसमें. वहाँ मेंबर्स होंगे, उनसे पूछना पड़ेगा. एट विच द कोरम इज प्रेजेंट, जहाँ कोरम प्रेजेंट होगा वहाँ तो मेंबर्स की परमिशन लगेगी. और एंड शैल एडजर्न अ मीटिंग इफ सो डायरेक्टेड बाय मेंबर्स. तो मेंबर्स ने बोला तो ठीक है, हो जाएगा. इसके अलावा कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न हो ही जाती है. ठीक है. चेयरमैन में ऑल्सो एडजर्न मीटिंग इन द इवेंट ऑफ डिसऑर्डर और अदर like causes, well, it becomes impossible to conduct the meeting and complete its business. So this is a generally asked question in the classes, that sir, only because of for the want of quorum ही meeting adjourn होती है, या in other circumstances also the meeting can be adjourned. The answer to that question is, chairman के पास ये right होता है कि कुछ अगर disorder हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो proposal डाले. बट यार स्पेसिफिक बात तो ये है कि मेंबर्स की कंसेंट लेके, चलो मेंबर्स आ गए, कोरम आ गया, नेचुरल कैलेमिटी भी नहीं हुई, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बड़ा मैटर हो रहा है, तो भी क्या चेयरमैन ये बोल सकता है क्या? कोई रीजन ही नहीं है मान लो, तो भी चेयरमैन प्रपोज कर सकता है क्या मीटिंग एडजर्नमेंट के लिए, या कुछ हो सकता है एडजर्नमेंट के लिए? हाँ, मेंबर्स वहां जो कोरम में बैठे हुए हैं उनका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, एडजर्न कर सकते हैं. That is what has been provided. I think that's it, guys. More than enough we have studied. Now, one more question. I'm sorry. One more. One more question could be, you can of course read this from the notes. Notes में मैंने question answer format में इसलिए दिया है कि बच्चे को case law formatting की थोड़ी आदत हो जाए. तो सर हमने ना मीटिंग 15 अगस्त को तो बुलाई नहीं थी, लेकिन हमने 7 को बुलाई थी. तो अगला हफ्ता आ रहा है 15 को, तो 8, 9, 7 को अगर मंडे था तो 8 ट्यूसडे, 9 वेडनेसडे, 10 थर्सडे, 11 फ्राइडे. मान लो ऐसे अगर हमने 8 तारीख को या 7 तारीख को मीटिंग रखी थी और अगले हफ्ते सेम डे पे 15 अगस्त आ गया, तो क्या होगा? सो इसके बारे में भी प्रावधान दिए हुए हैं. इफ अ मीटिंग अदर देन द रिक्विजिशन मीटिंग stands adjourned for the want of quorum, the adjourned meeting shall be held on the same day in the next week, same time, same place. But again, in SS2 what is mentioned is not being a national holiday. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि नेशनल हॉलीडे आ गया, तो ऐसे केस में उसके नेक्स्ट डे पे मीटिंग होगी. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट.
for everybody's perusal, let me just write it down so that people are very clear on this matter. I don't want any confusions here. Though I don't usually write this, but इसको हम लिख देते हैं. तो adjourn meeting national holiday पे हो सकती है क्या? The answer to that question is no. So हमने एक मीटिंग बुलाई थी जो की थी मंडे को. ये यहाँ पे कोरम नहीं आया. So if no quorum is present, so suppose we had called a meeting on Monday and then there is no quorum present, तो मान लो नॉर्मल कोर्स में क्या होगा, ये अगले मंडे चले जाएगी. लेकिन अगर अगला मंडे 15 अगस्त हुआ तो, या 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी हुआ तो मेरे भाइयों अगर ऐसा हो जाता है बाय डिफॉल्ट, if this is the situation which is happening, in such cases what shall happen? तो मेरे भाइयों ऐसे केसेस में एडजर्न मीटिंग कब होगी बोलो? In such cases the adjourn meeting shall be on the next day. ऐसे केस में क्या होगा? जो एडजर्न मीटिंग होगी मेरे भाइयों वो होगी अगले दिन पे. मतलब in such situations the meeting shall be on Tuesday. तो अगर आम तौर पर जो जिस दिन हमने अगले हफ्ते ले लेनी चाहिए थी, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज अगर ये डेट हो गया नेशनल हॉलिडे, तो अगले हफ्ते पे नहीं होगी. सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस हम जो बोल रहे हैं उसके नेक्स्ट डे पे होगी. सो द एडजर्न मीटिंग शैल हैपन इन सच इंस्टेंसेस ऑन द नेक्स्ट डे. अगर नेशनल हॉलिडे आ रहा है अगले हफ्ते वाला दिन पे तो उसके नेक्स्ट डे पे एडजर्न मीटिंग होगी. एनीवे अगर अभी एट दिस मोमेंट आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, बट फॉर द क्यूरियस किड्स यू कैन think of it as a question कि adjourn meeting नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है क्या? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. वो उसके नेक्स्ट डे पे होगी. दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम द secretarial standard 2. Any which ways, even if you don't write it, I'm completely all right because at this moment I don't want you to focus on anywhere else. At this moment मेरा सिर्फ इतना ही ध्यान है कि आपका फोकस कहाँ हो, कोरम पे. तो मेरे भाइयों सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 मिनिमम कोरम कितना चाहिए? सबसेक्शन 2 अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, और द टाइम डेट decided by the board. For the adjourned meeting 3 days notice is required to be served. The 3 days notice is required to be served. Either the notice can be served individually to each of the member or each of the persons who are required to be sent the notice, who are entitled to receive the notice. Secondly, या तो हम न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश कर सकते हैं, एक इंग्लिश डेली में, दूसरा एक वर्नाक्युलर डेली में, उसको भी हम कंप्लायंस मानेंगे. सबसेक्शन 3, अरे भाई अगर एडजर्न मीटिंग पे भी मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए तो इन दैट केस व्हाट शैल हैपन? इन दैट केस मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम. वहां अगर 2 लोग भी आ गए होंगे तो उसे ही कोरम मान लेंगे. भले वो पब्लिक कंपनी होगी 10,000 मेंबर वाली, तो भी 2 लोग पर्सनली प्रेजेंट, अगर 2 मेंबर्स आ गए उन्हें हम कोरम मान लेंगे. बट मिनिमम 2 आना जरूरी है. अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट द्वारा बुलाई गई थी और अगर उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो वो कैंसिल हो जाती है, तो उसकी तो बात ही नहीं है ना. सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट ऑन सेक्शन 103 फ्रॉम माय साइड. जस्ट फोकस ऑन दीज बेयर एक्ट प्रोविजंस एंड फ्रेश नोटिस प्रोविजन. अगर मीटिंग 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा या सिने डाई अनसर्टेन टाइम्स के लिए अगर एडजर्न होती है तो फ्रेश नोटिस 21 डेज का रिक्वायर्ड होगा. दैट्स इट गाइस, दैट्स इट. Section 103, 1, 2, 3. 103, again I'm repeating it. Why I'm repeating it? याद कर लो मेरे साथी. 103, 1. If within half an hour of the time decided for the general meeting the quorum is not present,
मतलब within half an hour if the quorum is not present, meeting shall stand adjourned next week, same day, same place, same time, or at the time appointed by board. मतलब सबसेक्शन 1 में आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. एनीवे, बिफोर यू गाइज लीव फॉर द लास्ट टाइम, ये सबसेक्शन तीनों देख लेते हैं, ठीक है. सबसेक्शन 1 मिनिमम कोरम कितना चाहिए. सबसेक्शन 2 अगर कोरम नहीं आया तो क्या होगा. सबसेक्शन 3 अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो क्या होगा. That's it on 103. The next section naturally would be 104, wherein we will decide about who shall be the chairman of the general meeting. General meeting का chairman कौन होगा, section 104 में आएगा. Thank you guys, you have been a lovely audience as usual. पढ़ते रहो. Thank you.